Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए तो फिर let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic capacitor and the question says an insulating sheet of relative permittivity is slowly slid between the plates of a parallel plate capacitor, completely filling the space between the plates. What force acts on the sheet if पहला केस है the charge और second केस है the voltage of the capacitor is kept constant during the process. How does the insulating sheet affect the energy of the capacitor in cases 1 and 2? Alright बच्चों, तो according to me this is one of the finest problems of the chapter capacitor, है ना। ये बहुत शानदार सवाल है और अक्सर लोग इसका जवाब तो निकाल लेते हैं बट दे डू नॉट गेट इनटू द रिसर्च जो इस सवाल पे किया जाना चाहिए, है ना। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस सवाल के कंप्लीट पोस्टमार्टम पे, है ना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स ऑफ एरिया कैपिटल ए बी स्मॉल डी एंड द चार्ज ऑन देम बी कैपिटल क्यू, है ना। एंड अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो लेंथ x है ना इंसुलेटिंग शीट का, it has already been slid between the plates of length L as we can see in the figure. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, है ना। अब ये जो बाहर जो डाइलेक्ट्रिक है इसका तो रोल नहीं होगा कैपेसिटेंस निकालने में, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ कितना पार्ट कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक देखिए इस तरीके से लक्ष्मण रेखा खींच दी है ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस रीजन में हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है ना। सिर्फ ये वाला हिस्सा जो डाइलेक्ट्रिक का है और ये वाला हिस्सा इसी के लिए हम लोग निकालेंगे कैपेसिटेंस, है ना। तो हमें दिख रहा है कि जो रीजन नंबर 1 है और जो रीजन नंबर 2 है, रीजन नंबर 1 में हम लोग देख पा रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक है और रीजन नंबर 2 में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एयर है। तो ये 1 और 2 कैसे कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियस है कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना ये जिस पोर्शन में है और ये जो एयर है जिस पोर्शन में, इन दोनों के क्रॉस तो प्लेट्स तो सेम ही है ना। ऑलराइट, तो चलिए पहले तो हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं सिस्टम का, है ना। तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा C1 प्लस C2। C1 मैंने क्या कह दिया, इतने से पोर्शन का कैपेसिटेंस, और C2 मैंने कह दिया इतने से पोर्शन का कैपेसिटेंस, और सिंपली ऐड कर देंगे बिकॉज द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, है ना। तो चलिए पहले C1 का निकालते हैं। C1 का कैपेसिटेंस कितना हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसका एरिया थोड़ा घट जाएगा, है ना। और एरिया जो है वो हो जाएगा A अपॉन L इंटू एक्स, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे D से, और चूंकि डाइलेक्ट्रिक भी है जिसकी परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R है, तो यहाँ इस तरीके से लिख देंगे। तो आप समझ पा रहे हैं क्यों मैंने इस तरीके से यहाँ पर एरिया को A नहीं बल्कि A इंटू एक्स अपॉन एल लिया, क्योंकि आपको ये चीज इमेजिन करनी बहुत जरूरी है कि ये प्लेसमेंट है किस तरीके से। तो इस डायग्राम से आपको क्लैरिटी मिल रही होगी एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है ना। तो हम लोग एरिया कैसे बोल देंगे, आप देखिए ब्रेड्थ मान लीजिए b है लेट अस से, तो b इंटू टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ तो l थी, तो b इंटू एल को आना चाहिए था कैपिटल A के बराबर। तो b इंटू एक्स को हम लोग कितना बोल देंगे, आप सोचिए a अपॉन बी एल मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स। तो b से b चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो b इंटू एक्स ये जो एरिया है ना जहां पर डाइलेक्ट्रिक है वो कितना आ जाएगा a x अपॉन एल। क्लियर है। तो देखिए कितने आराम से यूनिटरी मेथड से हम लोगों ने ये वाला एरिया निकाल लिया। अब समय आ गया है C2 निकालने का। तो C2 कितना हो जाएगा, ये तो सिंपली हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका कितना लिख दें, इसका एरिया हो जाएगा A मल्टीप्लाइड बाय L माइनस एक्स अपॉन L, और डिस्टेंस तो D ही है ना दोनों प्लेट्स के बीच में। इस बार यहाँ पर एयर है इसीलिए एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये बेसिकली C1 और C2 आ गए। अब करना है अपने को इन्हें ऐड, है ना। यहाँ L माइनस एक्स क्यों आया आप समझ पा रहे हैं ना, जिस तरीके से x था तो हम लोगों ने ए एक्स बाय एल लिखा, तो अब एल माइनस एक्स लेंथ हो गई तो ए इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर एल सी एम ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा एल इंटू डी, ये कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट ए एक्स एप्सिलॉन आर, प्लस इधर कितना आ जाएगा
एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एल माइनस एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एक्स, है ना, मैंने ओपन कर दिया बस थोड़ा। तो अब देखते हैं ये कितना बन जा रहा है। चलिए, तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट और एरिया अपॉन एल इंटू डी, इसको मैं अगर कॉमन ले लूं तो देखिए अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस वन, है ना, और साथ में इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस स्मॉल एल। तो बेसिकली ऐसा कुछ आ गया। तो ये जो आया ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, ये इस मोमेंट पर, तब जब कितना डिस्टेंस ऑफ, कितना लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक अंदर है, जब x लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक अभी अंदर है ना। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या निकाला यहां पर, कैपेसिटेंस एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल लिया। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि चाहे यहाँ पर जो प्लेट्स है ना, ये एक्सटर्नली किसी बैटरी से कनेक्टेड हो चाहे नहीं हो, कैपेसिटेंस में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। कैपेसिटेंस को तो इन बाहरी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है ना, उसको तो बस इस बात से मतलब है कि प्लेट का एरिया कितना है, फिर दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है, अंदर क्या भरा हुआ है। अब बाहर इसका कनेक्शन बैटरी से है या नहीं, उससे इसकी कैपेसिटेंस पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो चाहे आप इसको केस 1 के लिए बोल दीजिए, चाहे आप केस 2 के लिए बोल दीजिए, दोनों के लिए ही कैपेसिटेंस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स यही आएगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या सीखी, कैपेसिटेंस हियर इज सेम फॉर केस 1 एज वेल एज केस 2। तो चलिए, वैसे तो अभी हम लोग पहला केस निपटा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्लेट्स पे चार्ज कितना मैंने माना है, Q और माइनस Q माना है ना, इसका मतलब कि बैटरी से कनेक्शन अभी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बैटरी से कनेक्टेड होता भी तो भी कैपेसिटेंस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो यही आता है ना। तो देखते हैं एक बार कैपेसिटेंस कितना आया था। कैपेसिटेंस हमारा आया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एल इंटू डी, उसके बाद अंदर क्या था, एप्सिलॉन आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस स्मॉल एल। तो अगर मैं इस वैल्यू को समझने की कोशिश करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि x के साथ, है ना, जैसे जैसे x बढ़ रहा है कैपेसिटेंस वैसे वैसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वो भी किस तरीके से, लीनियरली बढ़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 का फैक्टर आ रहा है। तो अपना नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, वी कैन सी दैट द टोटल कैपेसिटेंस seems to increase linearly with x from epsilon naught a by d to epsilon naught r times its initial value। क्योंकि जब शुरुआत में कुछ नहीं था, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं थी, तब तो कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट a by d, और इन द एंड कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट a by d मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन r। तो इस तरीके से लीनियरली यहाँ पर ये बढ़ता ही जा रहा है ना। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर देखते हैं ना। कौन सी एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी आती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितनी लिख दें, हमें पता है Q स्क्वायर बाय 2C होता है, और Q यहाँ पर फिक्स है क्योंकि हम लोगों ने कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन बैटरी के साथ नहीं कर रखा है। बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात का कि पहले केस में हम लोगों ने बैटरी से एक्सटर्नली कनेक्ट करके कैपेसिटर की प्लेट्स को नहीं रखा है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो Q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स, अब कैपेसिटेंस जो आया था उसकी वैल्यू भर देते हैं, कितनी हो जाएगी ये, एप्सिलॉन नॉट a, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, एप्सिलॉन r माइनस वन इंटू एक्स प्लस स्मॉल एल, और ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा l इंटू डी, जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में था। तो बेसिकली एनर्जी जो है हमारी किस तरीके से आ गई, U आ गया Q स्क्वायर एल डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट a और एप्सिलॉन r माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल। तो इसको देख करके आपको क्या ख्याल आ रहा है, मेरे से थोड़ा शेयर करना चाहेंगे। आपको ऐसा लग रहा है क्या, जैसा मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी सिस्टम की क्या हो रही है, वैसे वैसे सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। तो मैं लिख देता हूं एज x इंक्रीजेस u जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अब आप मेरे को बताइए कि जैसे अर्थ और पार्टिकल सिस्टम होता था, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते थे कि जैसे अगर मैं इसे छोड़ू तो ये अपने आप नीचे आएगा। क्यों नीचे आता था, क्योंकि इस केस में हम लोग देखते थे कि इसके पार्टिकल के टुवर्ड्स दी अर्थ आने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती थी। तो ऑटोमेटिकली क्या होता था, अर्थ जो है इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता था और पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता था। तो वैसा ही कुछ रिलेशन यहां पर भी आपको दिख रहा होगा।
आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो कैपेसिटर है वो चाह क्या रहा है, वो ये चाह रहा है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये अंदर आ जाए, क्योंकि इसके जितना अंदर ही आएगा उतना कैपेसिटर क्या फील करेगा कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो इसीलिए ये जो कैपेसिटर है ये चाहता क्या है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ आए। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है इट विल ऑटोमेटिकली गेट सक्ड इन, है ना। तो बच्चों एनालाइज क्या कर पा रहे हैं हम लोग कि ऑटोमेटिकली ये जो प्लेट, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये इन दोनों प्लेट के बीच में खींचा चला आ रहा है। तो ऐसे सोचिए कि अगर कोई इंसान है ना, वो इसे क्या कर मेक श्योर कर रहा है पकड़ करके कि ये धीरे धीरे आगे जाए, क्योंकि इस पर वैसे तो देखा जाए तो कैपेसिटर की प्लेट्स के कारण नेट फोर्स लग रहा है खींचने वाला। तो अगर ये इंसान ना होता तो ये तो बहुत फास्ट अंदर चला जाता। तो ये इंसान मेक श्योर कर रहा है कि ये इसे इस तरीके से इस पर फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, सच दैट कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ना ये अंदर अभी भी जा रहा है पर बहुत धीरे धीरे जा रहा है, स्लोली जा रहा है ना, ताकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर एक्सटर्नली इंसान को ये काम करना है तो वर्क डन बाय दिस इंसान कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि इंसान फोर्स लगा रहा है पीछे और स्लैब मूव कर रहा है आगे। ऑलराइट, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से याद होगा, क्योंकि यहां पर ये जो सिस्टम है ना, उसके ऊपर एक्सटर्नल एजेंट कौन है, सिर्फ और सिर्फ मैन है। तो हमारे को समझ में आ रहा है कि जो इंसान वर्क डन कर रहा है वही क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर मान लीजिए कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, अभी ये x डिस्टेंस तक अंदर गया था, अब मान लीजिए कि फर्दर dx और अंदर जा रहा है ना, मतलब कि अब जो ये रेड लाइन है ये चलिए मान लीजिए यहां पर पहुंच गया, सच दैट कि ये dx और आगे जा चुका है ना, इस तरीके से। तो इंसान ने कितना वर्क डन किया, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, dw एक्सटर्नल बराबर होना चाहिए du के बराबर। तो dw एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, f मल्टीप्लाइड बाय dx, और एक नेगेटिव साइन भी आएगा। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो cos ऑफ 180 डिग्री का एक फैक्टर आएगा। तो ये क्या लिख दें, du लिख देते हैं, है ना। तो यहां से f बराबर कितना आ गया, माइनस ऑफ du बाय dx। ऑलराइट, तो आप समझ पा रहे हैं ना यहाँ पर कि यहाँ पर जो f है उससे मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलेगा, है ना, क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो दोनों के लिए सेम है ना। जितने फोर्स F से ये खींच रहा है उतने ही फोर्स F से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कौन खींच रहा है, ये जो प्लेट्स हैं वो खींच रहे हैं, है ना। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर F क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि x के बढ़ने से हम लोगों ने देखा कि x के बढ़ने से क्या हो रहा है, x के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। इसीलिए यहां पर जो du आएगा वो खुद ही कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसीलिए ओवरऑल क्या बनने वाला है, पॉजिटिव, है ना। हम लोगों ने वैसे भी f को क्या माना था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और वो देखिए पॉजिटिव क्यों आ रहा है, बहुत सुलझे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, u एक बार देख लेते हैं कितना आया था। u आया था q स्क्वायर, लिख लेते हैं यहाँ पर, u बराबर q स्क्वायर एल डी अपॉन कितना था ये, 2 एप्सिलॉन नॉट a, 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a, और साथ में ये सारा का सारा था। तो अब अपने को बेसिकली क्या करना है, du बाई dx निकालना है ना। तो du बाई dx कैसे निकाले, जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर रखिए एज इट इज, q स्क्वायर एल डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, ये तो एज इट इज बाहर रख गया, है ना। अब अंदर क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन r माइनस 1 x प्लस l। अब आप मुझे बताइए, बड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ उसी तरीके का है कि 1 अपॉन 4x प्लस 2 जैसा है। तो 1 अपॉन 4x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले तो ये 1 अपॉन x जैसा दिख रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 2 की पावर 2। अब मैं देखूंगा कि ये x नहीं बल्कि 4x प्लस 2 था, तो चेन रूल से यहाँ 4 भी आ जाएगा। तो उसी तरीके से मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस l, इसकी पावर है ना, ये होल की पावर जो है 2 तो आएगा ही,
साथ ही साथ चेन रूल से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r माइनस 1। तो ये आ गया du अपॉन dx। अब देखिए फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए अपने को क्या करना है, माइनस du अपॉन dx है ना। तो चलिए F बराबर हम लोग बोल देंगे माइनस ऑफ du अपॉन dx। और ऐसा करने से देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर एल डी मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन r माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट a। और अंदर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस स्मॉल एल का होल स्क्वायर है ना। तो ये रहा, इसको हम लोग लिख देते हैं L इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वो कैपिटल F आ गया, जिस फोर्स से कौन खींच रहा है इसे, जिस फोर्स से आप कह लीजिए या तो इंसान खींच रहा है पीछे की तरफ, या तो कैपेसिटर की प्लेट्स खींच रही हैं इस डाइलेक्ट्रिक को आगे की तरफ। एक और नोटिसेबल बात क्या है, वी कैन सी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज ग्रेटेस्ट एट x इक्वल टू 0 है ना। x इक्वल टू 0 पर फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। और हम लोग एक और चीज देख सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू है ना, जब x की वैल्यू कितनी हो जा रही है l, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हैज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन r स्क्वायर है ना। तो ये जो फैक्टर है, इससे ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ऑलराइट, तो चलिए जैसा कि मैंने कहा था, मैं सवाल का पोस्टमार्टम करवाऊंगा। तो आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट द फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक पैरेलल टू द प्लेट्स। मतलब यहाँ पर चार्जेस है ना, यहाँ पर मान लीजिए चार्जेस आ रहे हैं, तो वो इस पर पैरेलल टू द सरफेस कैसे फोर्स लगा रहे हैं, है ना। पैरेलल टू द, ये जो प्लेट की सरफेस है उसके कैसे फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि if the electric field between the plates were homogeneous and perpendicular to the plates ना, तो क्या होता, तो there could have been no force that could be acting on the insulating sheet है ना। लेकिन इस phenomenon को हम लोग explain कर सकते हैं by the curvature of the electric field that is present at the edges of the plates। जो edges हैं वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर there is a curvature of the electric field, जिसके कारण ये जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही है। चलिए अब आ जाते हैं केस नंबर 2 में, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें अब बैटरी लगी हुई है ना। इस तरीके से अब देखिए बैटरी लगी हुई है। तो मुझे आप ये बताइए कि कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर बाहर जो बैटरी से कनेक्टेड है उसके कारण क्या फर्क आएगा इस सिस्टम में। अब बस यही फर्क आएगा कि यहाँ पर जो चार्ज है ना, जो भी चार्ज है वो वेरी कर सकता है। पहले क्या होता था, यहाँ पर क्यू चार्ज था और यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस क्यू चार्ज था, तो वो कांस्टेंट था, वो वेरी नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्यू चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटेंस चेंज करेगा वैसे वैसे सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए उसको डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाई इलेक्ट्रिक कैन नॉट डिपेंड ऑन द इंटरक्शन ऑफ द कैपेसिटर विथ इट्स सराउंडिंग्स। वो बैटरी वगैरह के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है उसके हिसाब से फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक तो नहीं मैटर कर सकता है ना उस पर। Therefore, the previous result would be valid in the constant voltage case if it were not for the fact that the charge on the capacitor changes in accordance with Q equal to CV as soon as the insulating sheet is placed between the plates। तो अब हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर कि वो जो F की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी वो यहाँ पर भी वैलिड है। बस फर्क क्या आएगा कि जो Q हमने लिखा था, अब वो Q जो है वो वेरिएबल होगा। पर अपने को तो ये पता है ना कि किसी टाइम पर जिस समय x यहाँ पर इंसर्टेड है ना, x अमाउंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक अभी इंसर्टेड है, इस समय कुछ तो चार्ज होगा, और जो चार्ज होगा उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, Q नाम दे रहे हैं। और Q निकालना तो बहुत आसान है, वो उस मोमेंट के C को अगर मैं V से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द बैटरी, तो हम लोग का Q आ जाएगा। तो बेसिकली फोर्स का एक्सप्रेशन कैन नॉट चेंज, क्योंकि द वे द प्लेट्स आर द प्लेट्स आर इंटरैक्टिंग विद द डाइलेक्ट्रिक, इट डज नॉट डिपेंड ऑन
how the plates are interacting with the external system. तो बच्चों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पिछला रिजल्ट था एफ का, है ना, ये अभी भी वैलिड होना ही पड़ेगा, है ना। बस क्यू की वैल्यू को अब हम लोग भर देंगे कि क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो सी आया था मल्टीप्लाइड बाय वी, है ना। तो चलिए भर के देखते हैं कि एफ की वैल्यू कितनी आ रही है। तो चलिए एफ बराबर लिख देते हैं सी इंटू वी इसका स्क्वायर इंटू एल डी एप्सिलॉन आर माइनस वन, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, टू एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन आर माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल की पावर टू। और अब टाइम आ गया है सी की वैल्यू भी भरने का, और आपको ध्यान होगा कि सी इक्विवेलेंट तो इतना आया था। तो चलिए सी की वैल्यू को यहाँ पर भर देते हैं। तो एफ कितना आ जाएगा, अगर इसको मैं भर दूं तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एल डी इसका स्क्वायर होगा, और साथ में किसका स्क्वायर होगा, एप्सिलॉन आर माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल इसका भी स्क्वायर होगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर एल डी एप्सिलॉन आर माइनस वन। और किससे डिवाइड कर दें इसे, इसको डिवाइड कर देना होगा हमारे को, ये रहा टू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन आर माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल होल की पावर टू से। तो सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एल डी, एक तो कट गया ये वाले टू से, है ना, तो बाकी यहाँ पर सिर्फ एक ही रह गया। और इसके अलावा कुछ और भी कट रहा है क्या, इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि ये तो पूरा का पूरा गायब हो गया, है ना, ये तो पूरा का पूरा गायब हो गया। इसका मतलब फाइनली एफ की वैल्यू कितनी आ जा रही है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एल डी, और अंदर ऊपर क्या जा रहा है, वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस वन, और नीचे कुछ भी नहीं है, नहीं टू है ना। तो ये आ गया हमारे पास। तो बेसिकली ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। हम लोग देख पा रहे हैं कि इस बार जो फोर्स आया है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनडिपेंडेंट, नहीं ये तो स्पेलिंग नहीं है, इनडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना, एक्स पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि असली मजेदार चीज अभी तक तो सवाल में आई ही नहीं है। इस कैपेसिटर के लिए हम लोग एनर्जी क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे, बेटर रहेगा लिखना हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, क्योंकि इस मोमेंट पर अपने को सी पता है और वी तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं हाफ सी वी का इस्तेमाल करना चाह रहा हूं तो सी की वैल्यू मैं यहां से उठा के भर दूंगा, है ना, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एल डी और एप्सिलॉन आर माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल। तो यहां भर देते हैं, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये देखिए ये कुछ ऐसा आ जा रहा है, u बराबर आ जा रहा है हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट a अपॉन एल डी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन r माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल इंटू वी स्क्वायर। तो क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं, हम लोग ये दोनों मिलकर के अभी यही सोच रहे हैं कि अरे इस बार तो x के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बढ़ रही है, ये क्या हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो प्लेट्स है वो डाइलेक्ट्रिक को ऑटोमेटिकली इस बार भी क्यों सक इन कर रही है। देखिए यही एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग इस पर रिसर्च करना चाहते हैं या कर पाते हैं, तो वो चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं ना। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली बच्चों होता क्या है कि मैं मान रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, लेकिन इस बार सिस्टम सिर्फ इन दो प्लेट्स और इस डाइलेक्ट्रिक को मिलकर के नहीं बना है। इस बार जो सिस्टम बना है वो बना है डाइलेक्ट्रिक प्लस प्लेट्स प्लस द बैटरी। तो होता ये है यहाँ पर कि कैपेसिटर जैसे ही बढ़ रहा है ना, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाने से कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, और अगर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, और ज्यादा चार्ज की आवश्यकता होगी इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए बैटरी के अक्रॉस क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज इस तरीके से फ्लो करता है सच दैट कि यहां पर वर्क डन बाय द बैटरी, है ना, वर्क डन बाय द बैटरी जो है वो इतनी ज्यादा आ जाती है सच दैट कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए।
तो बेसिकली क्या होने वाला है और अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पर बैटरी जो है वो चार्ज को इस तरीके से जब फ्लो करवा रही है तो क्या हो रहा है, बैटरी इतना ज्यादा एनर्जी खर्च कर दे रही है कि उसके सामने जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ी वो उतनी ज्यादा नहीं है। मतलब कि बैटरी मान लीजिए 4 रुपए खर्च कर रहा है ना, और मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, तो भी तो आप देखिए कि अभी भी क्या हो रहा है, सिस्टम से एनर्जी का नुकसान ही हो रहा है, सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है, कम ही हो रही है। तो इसीलिए ये जो फिनोमेना है ये फेवरेबल होता है। बाकी चलिए मैं आपको ये प्रूफ करके बताता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो बैटरी वर्क डन कर रही है ना, वो मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, अगर मैं देखूं कि कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। तो चलिए अब प्रूफ कर देते हैं इस बात को। मान लीजिए ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये dx डिस्टेंस से और ज्यादा इंसर्ट हो गया है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैपेसिटेंस सिस्टम की बढ़ गई, कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट मान लीजिए आ गया डीसी का, है ना। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर कैपेसिटेंस बढ़ा तो उसके साथ साथ चार्ज को भी बढ़ना पड़ेगा, तो चार्ज में मान लीजिए इंक्रीमेंट आ गया dq का। तो चलिए अब एक काम करते हैं, ये निकालते हैं कि वर्क डन बाय द बैटरी, स्मॉल वर्क डन बाय द बैटरी कितना आ रहा है। तो ऑब्वियस है उसने dq चार्ज को फ्लो करवाया, तो dq को मल्टीप्लाई कर देंगे v से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन बाय द बैटरी। और साथ ही साथ हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया कैपेसिटर का। तो देखते हैं कि U बराबर कितना होता है, U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, है ना। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि DU बराबर कितना आ जाएगा, DU बराबर हो जाएगा हाफ V स्क्वायर इंटू DC, है ना। तो बेसिकली अब अपने को ये देखना है कि DU कितना आया और DWB कितना आया। आप देखिए यहां पर मैं DWB इसको और क्या लिख सकता हूं, DQ को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर आप बताइए। DQ बराबर क्या हो जाएगा, DQ बराबर हो जाएगा DC इंटू V, और फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग V से, तो ये कितना आ गया, DC मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि DQ बराबर DC इंटू V, क्योंकि अभी तक क्या था, मान लीजिए कि कैपेसिटेंस C था, है ना, कैपेसिटेंस C था, तो उसके पास चार्ज कितना था, Q बराबर था C इंटू V। अब कैपेसिटेंस कितना हो गया, C प्लस DC, तो चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज कुछ बढ़ जाएगा अब, और हम लोग देख सकते हैं कि जो Q डैश है वो कितना हो जाएगा, C प्लस DC इंटू V। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया, DC इंटू V का ही तो आया, तो वही DQ मैंने लिख दिया DC इंटू V। तो आप देख सकते हैं कि अगले इंस्टेंट पर स्मॉल वर्क डन बाय द बैटरी आया DC इंटू V स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितने का आया, du बराबर dc इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब जितनी एनर्जी बैटरी ने खर्च करी है उससे कम इसने हासिल की है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम की एनर्जी ओवरऑल क्या हो रही है, एनर्जी सिस्टम की कम ही हो रही है। इसीलिए इस बार भी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो सक इन ही हो रहा है। तो चलिए बच्चों, जितना हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया उसको अब समराइज कर लेते हैं। हम लोग अब कह सकते हैं कि when the dielectric is slid between the plates the system does work on it while the energy of the capacitor increases by the same amount. This is possible because the energy of the battery decreases by twice this amount during the process. जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी देखिए डिराइव भी करा है ना। The decrease in stored battery energy occurs because the capacitance of the capacitor and therefore its charge increases and the battery has to supply the additional charge, है ना। तो इस तरीके से अब आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होता है जब कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर कनेक्टेड होता है बैटरी से, और जब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता है उस केस में भी क्या होता था। ऑल राइट, तो चलिए आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और इस सवाल के थ्रू आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम लोग मिलते रहेंगे इन आवर सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।